एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आगरा से, जहां ताजमहल में बम की खबर गलत निकली है। तलाशी में ताजमहल परिसर से कोई बम नहीं मिला है। ताजमहल में आज बम होने का फर्जी फोन कॉल आया था और इसके बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक शख्स ने फोन करके ताजमहल के भीतर बम होने की खबर दी थी, जिसके बाद तुरंत ताजमहल के सभी गेट बंद कर दिए गए। मौके पर मौजूद तमाम पर्यटकों को ताजमहल से बाहर निकाल लिया गया था। बम की खबर होने के तुरंत बाद बम को नाकाम करने वाला दस्ता भी मौके पर पहुंचा, डॉग स्क्वाड पहुंचा और बम की तलाशी शुरू की गई। ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी में यहां कोई बम नहीं मिला। बाद में ताजमहल को फिर से खोल दिया गया। इस बीच जानकारी मिली है कि जिस शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था और यह झूठी खबर दी थी कि ताजमहल में बम है, वो दरअसल कोटा के तालुआ मंडी से बोल रहा था और उस शख्स ने पुलिस को फोन पर बताया था कि सैनिक भर्ती में गड़बड़ी हुई है, उसकी भर्ती नहीं हुई है। साथ ही साथ उसने दावा किया कि ताजमहल में बम रखा गया है जो कुछ ही देर में फट जाएगा और इसकी जानकारी मिलने के बाद सीआईएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया। फिलहाल फोन करने वाले शख्स की तलाश की जा रही है और पुलिस की टीम उसको पकड़ने के लिए भी पहुंच चुकी है। लेकिन ये पूरी खबर अफवाह निकली। एक फर्जी फोन कॉल आया, 112 नंबर पर डायल किया गया और बोला गया कि आगरा के ताजमहल में बम रखा है जो कुछ ही देर में फट जाएगा। उसके बाद सचेत तमाम एजेंसीज ने तलाशी अभियान तेज किया। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। आगरा के ताजमहल को खाली करा दिया गया। ताजमहल परिसर में जहां पर जो भी पर्यटक थे उन्हें बाहर निकाला गया। आज प्रातः यूपी 112 के द्वारा ये सूचना मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये बताया कि जो जनपद आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और इस सूचना पे तत्काल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बीडीए स्क्वाड और अन्य जो हमारी टीमें हैं बम निरोधक दस्ते की, वह उस परिसर का सघनता से उनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक कोई इस प्रकार की वस्तु की मिलने की कोई जानकारी हमारी फील्ड की यूनिटों ने नहीं दिया है। जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कंट्रोल रूम को, उस व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए भी रेंज में कई सारी और आगरा जोन के यही आईजी सतीश गणेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आईजी साहब, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये एक फर्जी फोन कॉल थी। किस शख्स ने ये फोन किया था, क्या उसकी जानकारी मिल पाई है? क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी इस वक्त मेरा ये सारी टेक्निकल डिटेल्स चैनल में रिवील करना हमारी विवेचना को और हमारी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेगा जी, क्योंकि हो सकता है कि जो कॉलर हो वो न्यूज चैनल्स देख रहा हो। तो मैं सार्वजनिक रूप से ये इन्फॉर्मेशन ड्यू टू ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन मैं शेयर नहीं करना चाहता। मैं दो महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहला कि पूरे परिसर की जब सघन तलाशी ली गई है तो किसी भी प्रकार का कोई डिवाइस जो है बरामद नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हमने आम टूरिस्ट के लिए, जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आए थे ताजमहल को देखने के लिए, उनके लिए पुनः उनका एक्सेस जो है ताजमहल के अंदर, उनका प्रवेश जो है चालू कर दिया गया है। और तीसरी चीज ये है कि जो हमारी टीम है वो उस व्यक्ति के काफी नजदीक पहुंच चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अति शीघ्र उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको पुनः अपडेट देंगे। काइंडली उस अपडेट का आप लोग इंतजार करें। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आईजी आगरा जोन के वो ये कह रहे हैं कि अब बहुत करीब हैं वो एजेंसी जो उस फर्जी फोन कॉल करने वाले शख्स को पकड़ने के लिए निकली हुई है, लेकिन पूरी तलाशी की गई है, सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कोई ऐसा बम, कोई डिवाइस पूरे ताजमहल परिसर में नहीं मिला है। ये एक फर्जी फोन कॉल था, लेकिन इसके बाद अफरा तफरी मच गई थी और ये तस्वीरें देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही खबर मिली, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। सीआईएसएफ और तमाम दूसरी और एजेंसियां जो मौके पर मौजूद थी, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्वाड अंदर गया और तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आरिफ हमारे सहयोगी आगरा से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। आरिफ, आगरा जोन के आईजी कह रहे हैं कि अब वो शख्स बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन तलाशी अभियान में कहीं कोई बम नहीं मिला। क्या ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं? क्या पर्यटक अब भीतर जा चुके हैं फिर एक बार सामान्य तौर पर? हम फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। आगरा में एक बड़ी खबर आई थी कुछ देर पहले ही कि
ताजमहल के भीतर बम रखा हुआ है और कुछ ही देर में वो फट जाएगा। लेकिन तमाम तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन के बाद यह खबर झूठी निकली और आधिकारिक तौर पर आगरा जोन के आईजी सतीश गणेश ने कहा है कि उस फर्जी खबर देने वाले को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। आरिफ हमारे सहयोगी आगरा से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आरिफ, अब जबकि एक फर्जी फोन कॉल साबित हुआ है, क्या ताजा हालात, क्या पर्यटक अब सुचारू रूप से भीतर जाने लगे ताजमहल देखने? देखिए प्रशांत, पूरे ताजमहल को स्कैन कर लिया गया है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने ताजमहल के चप्पे चप्पे को देख लिया गया है और सर्च अभियान चलाने के बाद पता चला है कि कुछ भी नहीं है और जो कॉल थी पूरी तरह से फेक थी। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की कॉल की गई थी। अभी का सूरत हाल क्या है ये हम आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। ये ताजमहल का पूर्वी गेट है, पूरी तरह से गेट खोल दिया गया है। तमाम जो पर्यटक है उनकी आवाजाही शुरू हो गई है, यानी कि ताजमहल पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। यहाँ तमाम तरह की जो अफरा तफरी का माहौल था वो पूरी तरह से रुक गया है। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस हिसाब से एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया था वो पूरी तरह से नाकाम रहा है। और देखिए जो आरोपी है वो गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है, लेकिन ये पुलिस के आलाधिकारी तय करेंगे गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन कुल मिलाकर यह ताजमहल का सूरत हाल फिलहाल एकदम नॉर्मल है। पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां तकरीबन यहाँ से बाहर चली गई हैं। जो सीआईएसएफ के जवान हैं अपनी अपनी पोस्ट पर वापस आ गए हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी माहौल एकदम नॉर्मल है, कंडीशन एकदम आमतौर जो आम दिनों में होती है वो हो गई है। जी प्रशांत। आरिफ, एक बड़ी खबर थी ये कि ताजमहल में बम है। भले ही ये खबर गलत साबित हुई है, लेकिन जो आसपास लोग मौजूद थे, अगर वो पर्यटक हैं या आम स्थानीय लोग वहां के हैं, किस तरह का रिएक्शन उनका था ये खबर सुनने के बाद? अगर आपकी बातचीत उनसे हो पा रही है, और ताजा हालात क्या बने हुए हैं? क्या हमेशा की तरह अब सब कुछ रूटीन और दिनचर्या सामान्य? देखिए बिल्कुल जो दिनचर्या थी पूरी तरह से सामान्य हो गई है। पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। देखिए तमाम पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, हम दिखाने की उनको कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक मिनट आप प्लीज आइए। अरे सर प्लीज एक सेकंड। अरे सर प्लीज। अच्छा आप आइए मैडम। ताजमहल पे बम होने की सूचना थी, अफरा तफरी का माहौल मचा था, अब क्या स्थिति है, क्या कहेंगे आप? अभी तो सब बोल रहे हैं कि फिलहाल सब नॉर्मल है, तभी तो हम लोग सब लोग अंदर आ पाए। वैसे हम लोग वापस जा रहे थे, लास्ट तक पहुंच गए थे, फिर वहाँ पता चला कि अब अंदर जा सकते हैं। तभी कितना वेट किया आप लोगों ने? कम से कम 2 घंटा। तो देखिए प्रशांत, लोगों को खासी दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन अब पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं। चूंकि दूर दराज से आते हैं, कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलने के बाद ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं। लेकिन अब माहौल एकदम नॉर्मल है, आम दिनों की तरह लोग ताजमहल के अंदर जा रहे हैं, पर्यटक ताजमहल का दीदार कर भी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसको लेकर पुलिस को बड़ा एक्शन लेना होगा, ताकि इस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के खिलाफ बड़ा एक्शन हो और एक मैसेज जाए। जी प्रशांत। और ये बहुत जरूरी भी है कि इस तरह से लोगों को और कोई भविष्य में परेशानी ना हो। लेकिन ये ताजमहल में बम की खबर फर्जी निकली। लेकिन बंगाल चुनाव पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं। अमित शाह बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं की जेपी नड्डा के साथ हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष भी शामिल हैं। इस मुलाकात से पहले ही दिल्ली पहुंचे बंगाल बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी महासचिव शिव प्रकाश के घर पर बैठक की है, बातचीत की है। इस बैठक के बाद बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों की लिस्ट तैयार की है और जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम के साथ साथ बैठकर चर्चा होने वाली और इसके बाद लिस्ट पर नामों को अंतिम रूप दी जाएगी। आज शाम होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में बंगाल में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होने जा रहा है और बीजेपी की यह बैठक इस लिहाज से बेहद अहम। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। और ये बेहद अहम खबर ऐसे में जबकि पहले और दूसरे चरण में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब नामों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बैठकों का ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी है, उन्होंने दावा किया कि नामों के 3 सेट तैयार कर लिए गए हैं। विचार मंथन के बाद जो प्रदेश इकाई है उसकी तरफ से जो नाम सुझाए गए हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस पर विचार मंथन के बाद
जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम रूप दिया जाएगा। विक्रांत हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, और अरुण जो खुद पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। विक्रांत, बीजेपी ने अब 3 लिस्ट तैयार कर लिए नामों की, जिनमें से एक तय होना है, एक को उम्मीदवार बनाया जाना है। कब तक ये उम्मीद पूरी होगी कि उम्मीदवार उनका घोषित हो जाएगा? देखिए प्रशांत, आज शाम को बीजेपी की सीईसी की बैठक है। प्रधानमंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी के तमाम सीईसी के सदस्य, जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके सदस्य उसमें शामिल होंगे। अभी हम इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं उनके घर में इस समय बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो सभी नेता भी आपस में मंथन करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल देर शाम को बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के नेता थे वो दिल्ली पहुंच गए थे और आज एक बार बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक करके जो जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि 3 नामों की लिस्ट एक प्रदेश स्तर पर बना ली गई है और उसके बाद अध्यक्ष के साथ बैठ करके एक मंथन किया जाएगा। क्योंकि जब सीईसी में मामला जाता है तो एक तरह से उसमें अंतिम जो प्रत्याशी पार्टी तय करती है उस पर मोहर लगानी होती है। तो पीएम के साथ जब बैठक हो तब तक पूरी तरीके से होमवर्क हो जाए और किसी एक उम्मीदवार पर सहमति बना ली जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है इस बैठक में। और आज शाम को जब बैठक होगी उसमें अंतिम रूप दिया जाएगा और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज और कल 2 दिन जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट पहले 2 चरणों के लिए घोषित कर देगी। तो आज और कल 2 दिन मंथन के बाद नाम अंतिम रूप दिए जाएंगे कि कौन उनके उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक जो आज शाम को होने जा रही है, बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे फिर एक बार बैठक होगी। प्रधानमंत्री समेत सीईसी के सभी सदस्य एक बार फिर नामों को अंतिम रूप देने के लिए मंथन करेंगे। और सूत्रों का यह कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल, असम के पहले 2 चरण और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कई नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई जाएगी। बैठक के लिए बंगाल बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और विचार मंथन के बाद अब बहुत जल्द इनके नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। विक्रांत, जो सबसे अहम बात है वो ये कि क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल या फिर और भी दूसरे प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी जो ये मंथन चल रहा है, बैठक हो रही है? देखिए अभी जो जिस तरीके का कयास हम लोगों को जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बंगाल और असम, क्योंकि असम में 3 चरण में मतदान होना है और बंगाल में 8 चरणों में, बंगाल का चुनाव लंबा है लेकिन जो शुरुआती 2 चरण हैं दोनों राज्यों में उनके साथ उनके नाम घोषित किए जा सकते हैं। क्योंकि दोनों की जो प्रदेश की कोर कमेटी है उसके साथ बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हो चुकी है। यानी असम की कल रात को हुई थी, देर रात को 2 बजे तक बैठक चली थी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए थे। तो असम की कोर कमेटी के साथ बैठक हो चुकी है। इसके अलावा अभी जेपी नड्डा के घर पर बंगाल की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। तो ये माना जा सकता है क्योंकि जब भी सीईसी में नामों की चर्चा होती है तो उससे पहले प्रदेश की कोर कमेटी के साथ मुलाकात की जाती है ताकि अंतिम रूप दिया जा सके। तो आज की अब 2 राज्यों की हो चुकी है तो ये उम्मीद की जा रही है कि 2 राज्यों में जो पहले 2 चरण है उनके उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए जाएंगे और आज की सीईसी में एक तरह से मोहर लगा दी जाएगी और जो बचे हुए नाम होंगे, जो चर्चा बची हुई होगी, वो कल बैठक होगी। कल दोपहर को भी 1 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक है जिसमें पीएम भी शामिल होंगे। तो ये 2 दिनों की बैठक में एक बड़ा मंथन किया जाएगा और जो प्रदेश से नाम आए हुए हैं उनमें से जो अंतिम नाम होगा एक प्रत्याशी पर, क्योंकि पार्टी आलाकमान को मोहर लगानी है तो वो काम इन 2 दिनों की बैठक में असम और बंगाल के पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए हो जाएगा। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बहुत जल्द उनके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा इस बैठक के बाद। लेकिन बीजेपी के नेता बंगाल में जीत का दावा भी कर रहे हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल हर ओर से परिवर्तन की बयार वहां बहने का दावा किया है और उन्होंने चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का भी दावा किया। बीजेपी आलाकमान ने अपने कई महत्वपूर्ण नेताओं को बंगाल में चुनाव में काम पर लगाया और इस काम पर कि वो जनता का मनोबल बढ़ाएं, बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करें, हर बूथ पर पार्टी मजबूत हो, उसके लिए काम हो। और इसी कड़ी में लगे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। नरोत्तम जी, क्या आपको लगता है इस बार संघर्ष का फल मीठा होगा? निश्चित संघर्ष का लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। 3 महीने से लगातार मैं पश्चिम बंगाल में हूँ और लगभग वर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर, राड़जंग
जौन में वीर भूमि में सारी में हुआ आया हूँ। चारों तरफ परिवर्तन की बयार है और अब की बार 200 पार होगा। चुनाव परिणाम आए तो आप देख लेना 2 मई को कि 2 मई दी गई। परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी 32 साल रही, 10 साल ममता जी रही, उसके बाद माने आज़ादी के 50 साल से सभी दल हैं भाजपा को छोड़ के। तो लोगों का मानना है कि सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देखना। उन्होंने ये भी देखा कि गुजरात कितना आगे बढ़ रहा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ा, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो जाना चाहिए। दूसरा यहाँ हिंसा को लेकर एक बड़ी चिंता होती थी, बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे जो वोटर हो, 134 कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए, 134। लेकिन जब कार्यकर्ता का आत्मबल बढ़ गया इस बार, और अमित शाह जी, मोदी जी का आभा मंडल जो है, उनने कहा था कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। तृणमूल लोकसभा में हाफ हो गई और विधानसभा में साफ हो जाएगी, आप खुद देख लेना। मेरी बात आज अतिशयोक्ति लग सकती है, तो 2 मई को अपन फिर बैठेंगे, मैं बताऊंगा। एक तरह का वेव है, वो तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी। ममता दीदी का तो जो पकड़ रही है पिछले 10 साल से, जिस तरह से वो लेफ्ट से लड़ाई करके इस तरह सत्ता में पहुंची, आपको लगता है इतनी आसानी से वो पकड़ आप लोग ढीली कर पाएंगे? क्योंकि हम नहीं ढीली कर रहे हैं इस बार जनता ढीली कर रही है। जिस तरह से यहाँ माफिया राज है, कोल माफिया, यहाँ पर भू माफिया, वाइन माफिया, बालू माफिया, और पूरे देश में लव जिहाद चल रहा है, यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। एक लैंड जिहाद मतलब यहाँ के मंत्री और एमएलए जमीन किसान की खरीद लेते हैं और लैंड यूज चेंज करा के उसको कॉलोनी काट देते हैं। तो यहाँ पर पूरे देश में लव जिहाद है, यहाँ लव जिहाद तो है ही, लैंड जिहाद और चल रहा है। ये जो ISH जो नई पार्टी है, जिसके साथ अलायंस को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट में ठनी हुई है, एक जो फुरफुरा महल वाली पार्टी, तो उसको लेकर क्या आपको लगता है, एक जो आप लोग जो आरोप तुष्टीकरण का लगाते थे, वो मुस्लिम अपीजमेंट अभी भी चल रहा है, चाहे कांग्रेस लेफ्ट का हो चाहे ममता बनर्जी का? देखिए, ये सारे दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये पूरा देश जानता है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। अब आप उनके सवाल देखिए काय को उठाती है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में, हमारी सेना पे सवाल, एयर स्ट्राइक करी तो एयर स्ट्राइक पे सवाल, धारा 370 हटाई तो 370 पे सवाल। हमने अभी कोरोना वैक्सीन बना दी तो वैज्ञानिकों पर सवाल, चुनाव की तारीखें आ गई तो चुनाव आयोग पे सवाल, चुनाव हारेंगी तो फिर EVM पे सवाल उठाएंगी। अब इनका बाकी का समय सवाल उठाने पर जाता है, जवाब नहीं दिखाएंगी, बौखलाहट है। वो कहते हैं तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही है ना, वो जिस तरह से JNU में हुआ और JNU में टुकड़े लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हम घर से अफजल निकलेगा। और भाजपा कहती है हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये हमारी लड़ाई है इस बार की। तो भाई आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो कहती हैं कि हमारे पास चेहरा है, हम मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल के पास, बीजेपी के पास चेहरा कहाँ है? वो तो बाहर से ला रहे हैं लोगों को। ये ऐसे ही कहते हैं, हमारे पास में मोदी जी जैसा चेहरा है। वो जिस नाम को हमने यूपी में कौन सा चेहरा लाए, कोई लाए थे? कोई चेहरा नहीं लेके आए। तो यूपी में सरकार बनी, योगी बताओ कैसा चेहरा है? हमारा चेहरा सबके सामने है कि देखो कैसा चेहरा है, हमने नहीं दिया था और दिया। ऐसे ही बंगाल में देंगे, बंगाल का ही देंगे। सर नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद बात करने के लिए। अमिताभ सिन्हा, न्यूज़ 18 इंडिया। बीजेपी का जीत का दावा बंगाल में, तो कुछ राजनीतिक दल गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि ISF उत्तर बंगाल में 6 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने उनकी मांग को अब तक हरी झंडी नहीं दी है। खबर यह भी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के बीच आज एक बार फिर से बैठक हो सकती है और सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि तीनों पार्टी के दल नेता ये चाह रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ने में
उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन अरुण, हमारे सहयोगी जो कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं, अरुण, जो सबसे अहम बात है वो ये कि सीटों के बंटवारे को लेकर के ममता बनर्जी के विरोधी कुछ दल गठबंधन में जुटे हुए हैं, तो वहीं ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब तक कर सकती है? क्या उम्मीद कर रहे हैं टीएमसी के नेता? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जो सर्वे सर्वा है ममता बनर्जी, उनके घर पर जो इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं 12 सदस्य हैं, उनकी 3 दिनों से लगातार बैठक चल रही है। और खबर ये टीएमसी के खेमे से आ रही है कि सभी 294 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान एक साथ ही किया जाएगा। और ये भी खबर आ रही है कि शुक्रवार को ये ऐलान किया जा सकता है। जो बड़ी बातें उसमें यह है कि 75 के आसपास विधायक सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट ममता बनर्जी काट रही हैं, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो उनके सरकार के खिलाफ है उससे निजात पाई जाए। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो 35% संख्या होगी टिकट में वो महिलाओं की होगी, यानी ममता बनर्जी 35% टिकट महिलाओं को देंगी। 80 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और बड़ी बात यह भी है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है बंगाल की, उसके कई नामचीन चेहरों को, कई ब्यूरोक्रेट्स को, कई सेलिब्रिटीज को भी मैदान में उतारेंगी। तो कल ऐलान हो सकता है सभी 294 सीटों का तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कल ऐलान हो सकता है टीएमसी के उम्मीदवारों का। बंगाल की सभी सीटों पर ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी गर्माती जा रही है। बंगाल में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि टीएमसी की शिकायत के बाद इस मसले पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से अब रिपोर्ट तलब की है। टीएमसी ने सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में भी देरी नहीं लगाई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में ममता जी ने अपना फोटो लगा रखा है पूरे बंगाल के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना में ममता जी ने अपना फोटो लगा रखा है। जरा ममता जी ये तो देखिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। टीएमसी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से, और जो टीएमसी की शिकायत है वो यह है कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी हुई है। और इसका जवाब हम सीधे ले लेते हैं अर्जुन सिंह, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बैरकपुर से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उपाध्यक्ष हैं स्टेट बीजेपी के। सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो टीएमसी है उन्होंने शिकायत किया है चुनाव आयोग में कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर कोरोना सर्टिफिकेट पर क्यों है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ये बहुत सारा कंप्लेन करेगी अपने ऊपर। पूरा बंगाल में दुआरे सरकार घूम रहा है, होर्डिंग लगाया, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा किया है, उस पर इसको ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री बंगाल में 5 जगह धरिए चुनाव हो रहा है, बंगाल है, असम है और 3 जगह और चुनाव हो रहा है। तो एक फॉर्मेट बना है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो देकर कोरोना वैक्सीन देने के बाद अब उसमें बंगाल में चुनाव आ गया तो उसको तुरंत हटा दिया जाए या हटाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन में देने से कोई चुनाव प्रभावित हो। कोरोना वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी बचाने के लिए उसमें एक कंप्लेन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इस पर नज़र अगर दे रहा है तो ये भी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है, ये सिलसिला आगे भी चलने वाला है। लेकिन अरुण, चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन आईएसएफ से गठबंधन नहीं हो पा रहा है, विवाद अभी भी नहीं थमा हुआ है कांग्रेस के साथ, नैतिक नियमों का उल्लंघन इससे कुछ नेता कांग्रेस के अगर बता देते हैं, क्या उम्मीद है, क्या गठबंधन करना चाहते हैं या इसे लेकर ही कांग्रेस में दो फाड़ है? देखिए, मजबूरी है कांग्रेस की कि उसको गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट के साथ उसका गठबंधन पहले से ही है। और इंडियन सेकुलर फ्रंट जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, उसका लेफ्ट से गठबंधन हो चुका है और लेफ्ट ने उसको 30 सीटें दे भी दी हैं। सवाल सिर्फ इतना फंस रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जहां से आते हैं, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनका जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, यानी मुर्शिदाबाद और मालदा, उस इलाके में 6 सीटें ऐसी मांग रही थे इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिसपे सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के। लेकिन अब जब अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट कह दिया कि उनके जीते जी ये सीटें नहीं दी जा सकती, तब मुझे लगता है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट और अब्बास सिद्दीकी ने अपना रुख नरम किया। और कल जब मैं फुरफुरा शरीफ गया था, उनका इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर जीती हुई सीटें नहीं दे रहे हैं तो हारी हुई सीटें इच्छा दे दें, हम लड़ लेंगे चुनाव। यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने नरम रुख किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस जो गठबंधन है उस पर मुहर बहुत जल्दी लग जाएगी। अब
यही उनकी मजबूरी भी है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में उन्हें अपना फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भी बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। लेकिन लगता नहीं कि टीएमसी पर इसका कोई असर भी पड़ रहा होगा, क्योंकि टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की उत्तर दिनाजपुर में हुई एक चुनावी रैली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी को वोट ना देने पर लोगों को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देंगे उन्हें चुनाव के बाद देख लेंगे। दीदी टीएमसी देखे নাই, सीपीएम कांग्रेस बीजेपी देखे নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদি। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। टीएमसी विधायक मंच से ही धमकाते नजर आए मतदाताओं को, तो पलटवार का मौका बीजेपी को मिल गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने टीएमसी विधायक की धमकी के बहाने ममता सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को वोट ना देने वालों को खुलेआम चुनाव में देख लेने की धमकी दी है। ममता बनर्जी के लोग आग से खेल रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं है जब इस तरह की धमकी के लिए टीएमसी जनता के गुस्से की आग में ही घिर जाएगी। बीजेपी ने पलटवार किया सीधे ममता बनर्जी पर। आशिका हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, जब सरेआम टीएमसी के नेता चुनावी रैली में जनता को धमकी दे रहे हो कि अगर वोट नहीं दिया तो बाद में देख लिया जाएगा, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? खुद ममता बनर्जी, उनकी पार्टी कैसे देखती है इस तरह के बयानों को? देखिए प्रशांत, खेला होबे ये सबसे प्रसिद्ध जो है इस समय का नारा टीएमसी की तरफ से चल रहा है। इसका मतलब है कि खेल होगा, यानी कि इसे धमकी के तौर पर सीधा देखा जा सकता है। सभी नेता पार्टी के और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खेला होबे का नारा लगा चुकी हैं। यही नारा चोपड़ा के विधायक हैं हमीदुल रहमान, इन्होंने भी यही कह दिया है कि चुनाव के बाद वो देख लेंगे लोगों को। तो ये जो भाषा बिगड़ रही है नेताओं की, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है नेताओं के बिगड़ रहे हैं बोल, इसको देखते हुए जो है दोनों इसके ऊपर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, साथ में जो लेफ्ट पार्टी है वो भी इस बयान की भर्त्सना कर रहे हैं। और लगातार अब इस तरह के बयानों को लेकर शिकायत भी की जा रही है चुनाव आयोग में जाकर। लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी चुनावी हिंसा थमती नहीं दिख रही है, जिसकी दो तस्वीरें उत्तर 24 परगना और कूच बिहार से सामने आई है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर हमला किया गया है, तो कूच बिहार में टीएमसी विधायक पर हमले का आरोप लगा है। और यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है और पार्टियां एक दूसरे पर इसके लिए आरोप लगा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टीएमसी घिर रही है, क्योंकि उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कई राजनीतिक दल, प्रमुख तौर से बीजेपी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है और इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। और ये तस्वीरें जब बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर बैठ गए और वजह उनके युवा नेता पर किया गया हमला। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी पर, आरोप पुलिस पर भी कि उनकी शय पर ही टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरह की हिंसक वारदात कर रहे हैं और इसीलिए थाने के बाहर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता और कार्रवाई की मांग की। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब तो थाने के बाहर प्रदर्शन किया जाने लगा है, आरोप तो खुद उन्हें थाने में मौजूद कर्मचारियों पर भी लगता है कि उन्हीं के शय पर इस तरह की हिंसा भी हो रही है। कार्रवाई किस तरह से कर रही है फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस?
देखिए प्रशांत, अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग ने जब पूरी जिम्मेदारी उठा ली है, कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक अमले तक वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है, तो अब यही देखने वाली बात है, जैसा कि आपने खुद दिखाया कि एक विधायक धमकी दे रहे हैं, उसके अलावा राजनीतिक हिंसा हो रही है, तो चुनाव आयोग को इन पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए, बजाय इसके कि किस पेट्रोल पंप पर या किस हाईवे पर किस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर तमाम होर्डिंगों पर लगी है पूरे शहर में, तो एक पेट्रोल पंप पर लगी है या कहीं किसी की मूर्ति लगी है, जैसा कि आपने देखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कि मायावती की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी, उसको पार्कों के अंदर ढका गया था। इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा तवज्जो देता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसकी असली नजर होनी चाहिए इस मामले पर कि जब अगर वोटरों को धमकाया जाएगा उनको आगे परिणाम ये एक अहम बात भी है अरुण, जो आप कह रहे हैं कि अब सख्ती से पेश आना होगा इलेक्शन कमीशन को, तभी इस तरह की शिकायतों पर विराम भी लग सकेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर भी कुछ लोगों ने हमला बोल दिया है। इस दौरान उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कि उनके विधायक पर हमला किया गया है और पुलिस से अब मांग की जा रही है कि इन हमलावरों पर कार्रवाई की जाए। वहीं असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर असम के लोगों और चाय बागान मजदूरों के अपमान का सीधा आरोप लगाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में जिस चाय बागान की तस्वीर दिखा रही है वो असम का नहीं बल्कि ताइवान का है। एक बड़ा आरोप बीजेपी नेता ने लगाया है। कांग्रेस पर गलत तस्वीर दिखाने का आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर है कि ये दरअसल असम के चाय बागान की तस्वीर नहीं बल्कि ताइवान के चाय बागान की तस्वीर कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। और अब जबकि उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी नेता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की चाय बागान वाली तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस अपने असम बचाओ प्रचार अभियान के लिए ताइवान के चाय बागान की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के नेता असम को भी नहीं पहचान सकते। ये असम और चाय बागान के मजदूरों का अपमान है। सीधे आरोप कांग्रेस पार्टी पर हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो असम को भी नहीं पहचानती, क्योंकि असम के चाय बागान की तस्वीर के नाम पर ताइवान के चाय बागान की तस्वीर पेश कर दी गई है और यह असम का अपमान है। वहां के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का अपमान है। चुनाव का माहौल है, इसलिए हर बड़ी छोटी बात को लेकर अब मुद्दा उछाला जा रहा है, जनता तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने जब एक तस्वीर ट्वीट की है तो उसे लेकर हमलावर हो गई है बीजेपी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस गलत तस्वीर ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पर साझा कर रही है।